Hello, all my dear learners. How are you? I'm very sure you must be doing well. I'm here to share a wonderful news for CMA students. Live class for CMA Foundation and CMA Intermediate is now available on Unacademy. The classes are being taken by all the best faculties of study at home as per MOU between the two institutes. So make the best of it. Live learning has got an added advantage over the recorded videos. You understand why? As because you can ask your doubts, you can clear your queries simultaneously during the session from the faculties. So what you need to do for it? You just need to go to the platform Unacademy. There are numerous, you will find there are numerous special classes, that is free classes, which you can watch using the unlock code study at home. And if you go for plus subscription, that is full batches of CMA Foundation or Intermediate, again you need to use the same code, that is study at home, to grab additional discount. Please note it down. What is the code? Study at home. All alphabets together. There's no space in between. So happy learning. All the best. हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी के? मस्त एकदम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वैल्यूएशन रूल्स, लेकिन वैल्यूएशन रूल से पहले आपको वैल्यू और सप्लाई का एक जिस्ट देते हैं। सेक्शन 15(1) क्या है? सेक्शन 15(1) कहता है वैल्यू और सप्लाई ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है, लेकिन ट्रांजैक्शन वैल्यू तभी ली जाती है जब आप दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। पहली कंडीशन बायर और सेलर अनरिलेटेड होनी चाहिए, और दूसरी बात प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर आप इन कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू मूव टू सेक्शन 15(4) व्हिच इज वैल्यूएशन रूल्स। ऑर्डर ऑफ डिटरमिनिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, मतलब किस ऑर्डर में आप वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिटरमिन करते हैं? तो सबसे पहले तो देखा जाता है सेक्शन 15(5) व्हिच इज टैरिफ वैल्यू। गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स के रिस्पेक्ट में टैरिफ वैल्यू डिटरमिन कर दिया है, तो वहां पे क्या होता है कि टैरिफ वैल्यू के हिसाब से ही जीएसटी लगता है। आपने उससे अधिक वैल्यू में सेल किया है या कम में सेल किया है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मतलब वट एवर बी द ट्रांजेक्शन वैल्यू, जीएसटी वुड बी लेविड ऑन टैरिफ वैल्यू, लेकिन वो तो सिर्फ लिमिटेड गुड्स के रिस्पेक्ट में ही है। तो अगर टैरिफ वैल्यू है तो सेक्शन 15(5) लगेगा, नहीं तो सीधे आप कहां पहुंच जाओगे? सेक्शन 15(1) में, विच इज ट्रांजेक्शन वैल्यू। लेकिन ट्रांजेक्शन वैल्यू की दो कंडीशन मीट नहीं हुई, कोई भी कंडीशन, तो आप आ गए सेक्शन 15(4) पे, विच इज वैल्यूएशन रूल्स। तो आज की क्लास में हम लोग वैल्यूएशन रूल्स देखने जा रहे हैं, सेक्शन 15(4), और ध्यान दीजिएगा ये तभी लग रहा है जब बायर और सेलर क्या है? रिलेटेड हैं। बायर या सेलर रिलेटेड हैं, या फिर प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। तो लेट अस सी व्हाट द वैल्यूएशन रूल्स सेज। Determination of value of supply. This is the valuation rules as per CGST rules 2017, and I'll tell you कि these valuation rules are equally applicable for IGST, is equally applicable for SGST and UTGST as well. Section 27. Value of supply of goods or services is for a consideration not wholly in money. जो वैल्यू आ रही है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, विच इज नॉट फुल्ली इन मनी, वो पूरा मनी नहीं है, मतलब साथ में कुछ और भी आ रहा है, साथ में कुछ और भी आ रहा है। तो हम लोग एग्जाम्पल यहीं पे बना ले और इसी एग्जाम्पल के हिसाब से पूरे लॉ को समझते हैं। ठीक है, ये है न्यू मोबाइल हम परचेज कर रहे हैं, न्यू मोबाइल परचेज हो रहा है। ठीक है, और कंसिडरेशन क्या दे रहे हैं इसके बदले में? हम क्या दे रहे हैं? ₹10,000 प्लस, ये देखो ऐसे उबड़ खाबड़ सा क्यों बनाए हैं? थोड़ा सा बताने के लिए, पुराना मोबाइल है ना, ओल्ड मोबाइल। तो नया मोबाइल हम खरीद रहे हैं जिसके बदले में 10,000 रुपया और पुराना मोबाइल दे रहे हैं। अब ये एग्जांपल दिमाग में बैठा लीजिए और पूरा कानून समझिए, पूरा सिस्टम समझिए। पहला,
where the supply of goods or services is for a consideration not wholly in money, the value of supply shall. तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा जब अगर फुल्ली इन मनी नहीं है? तो कहता है ए बी द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई, जो ओपन मार्केट वैल्यू है। अगर आपने एक नया मोबाइल खरीदा, अच्छा एक बात बताइए, एक नया मोबाइल खरीदा और आपने 10,000 रुपया दिया तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है? 10,000। अच्छा कोई दूसरा बंदा उसी मोबाइल का 12,000 दे रहा है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी? 12,000। ट्रांजेक्शन वैल्यू होता है ना, जितने में जिसको बेच दिए वही ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ सप्लाई है। लेकिन अगर मैंने एक नया मोबाइल लिया, बदले में 10,000 रुपया दिया, एक पुराना मोबाइल दिया, तो कहता है ओपन मार्केट वैल्यू लेंगे हम। नए मोबाइल की ओपन मार्केट वैल्यू कितनी है? मान लीजिए 18,000, तो कहता है 18,000 पे जीएसटी लगेगा। आप भले 10,000 और पुराना मोबाइल दिए, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, जीएसटी कितने पे लगेगा? नए मोबाइल की ओपन मार्केट वैल्यू कितनी है? 18,000, तो 18,000 पे जीएसटी लगेगा। क्लियर रहेगी ये बात? बी, इफ द ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब समझ गए ना, द प्राइस प्रिवेलिंग इन मार्केट, जो मार्केट में प्राइस चल रही है। कहता है द ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ? ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है। अरे ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल तो तब होगी ना जब ये मोबाइल पहले कभी बिका हो, ये पहली बार हम ही खरीद रहे हैं। लो सुनो, सबसे पहला मोबाइल हम ही खरीद रहे हैं, ठीक है, बदले में मैंने क्या दिया है? 10,000 रुपया और पुराना मोबाइल। अच्छा आप इस बात में ना एग्जाम्पल में मोबाइल अपने दिमाग में मत बैठा दीजिएगा, ये एक सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है ना। आप होगे सर आप ही सबसे पहले कैसे हो, उसका तो एमआरपी होगा, वो उतने पे बिकता होगा, ज्यादा बहसबाजी नहीं, समझने की कोशिश कीजिएगा। मोबाइल सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, इस एग्जाम्पल को एकदम मोबाइल पे फिट नहीं कर देना है। मैं हर पॉइंट के लिए ए बी सी डी जितना है सबके लिए अलग अलग एग्जाम्पल नहीं तो लेने लग जाऊंगा, और जब मैं अलग अलग एग्जाम्पल लेने लग जाऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे कानून को, सिस्टम नहीं समझ पाओगे। तो मुझे एग्जाम्पल एक जरिया है, समझना ये सिस्टम है, समझना रूल 27 है, ये सिर्फ एग्जाम्पल एक जरिया है। बस किसी तरीके से इसके बेसिस पे समझ जाए। क्या एग्जाम्पल का फिट बैठना बहुत जरूरी है? नहीं, एग्जाम्पल मेरा फिट नहीं भी बैठेगा ना तो भी चलेगा। क्या मैं एग्जाम्पल फिट बैठाने के लिए अलग अलग एग्जाम्पल ले लूं एबीसीडी के लिए? नहीं, तो कभी समझ ही नहीं पाओगे सेक्शन 27। आप समझ पा रहे हो कि मैं एग्जाम्पल को बहुत फिट बैठाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर एग्जाम्पल अलग अलग कर दिया ना तो वैसे ही नहीं समझ में आएगा। अगर मैं एक ही एग्जाम्पल को भले फिट ना बैठ रहा हो, खींच तान के भी उसको आगे बढ़ा दिया, सब पे फिट बैठाने की कोशिश कर दिया थोड़ा बहुत भी, तो हम सिस्टम समझ जाएंगे सेक्शन 27 का। आई बात समझ में? तो देखिए सबसे पहले कहता है एक नया मोबाइल लेते हो, बदले में पुराना मोबाइल और 10,000 रुपए देते हो, तो कहता है नए मोबाइल की कीमत क्या है ये बताओ। मैंने कहा 18,000, तो कहा 18,000 पे जीएसटी। मैंने कहा नए मोबाइल की कीमत नहीं पता, ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि आज तक किसी ने खरीदा ही नहीं है, मैं ही सबसे पहले खरीदने गया, देयर इज नो मार्केट वैल्यू। अब क्या करें? तो कहता है if the open market value is not available, be the sum total of consideration in money and any such further amount in money as is equivalent to the consideration not in money if such amount is known at the time of supply। क्या कहता है? सम टोटल ऑफ कंसिडरेशन इन मनी। कहता है जोड़ लगा लीजिए, जो पैसा आप मनी में दे रहे हैं वो, और सच फर्दर अमाउंट इन मनी एज इज इक्विवेलेंट टू द कंसिडरेशन नॉट इन मनी, और जो नॉट इन मनी है मतलब पुराना मोबाइल, उसकी मनी वैल्यू कितनी है। कहता है ऐसे कर लो, अगर नए वाले मोबाइल का मार्केट वैल्यू नहीं पता है ना तो क्या दे रहे हो तुम? 10,000 रुपया दे रहे हो, और पुराने मोबाइल की वैल्यू क्या है? मैंने कहा पुराने मोबाइल की वैल्यू तो 6,500 रुपए लग रही है, तो 16,500 रुपए। कहता है ये वैल्यू सप्लाई है ऑफ न्यू मोबाइल, इसी पे जीएसटी लगेगा। अगर नए मोबाइल की वैल्यू पता है, नए मोबाइल की ओपन मार्केट वैल्यू पता है तो उस पे लगेगा, नहीं पता है तो जो आप पैसा दे रहे हैं और जो पुराना आइटम दे रहे हैं, मतलब जो भी आप साथ में दे रहे हैं नॉट इन मनी, उसकी मनी वैल्यू दोनों को जोड़ दीजिए, उस पे जीएसटी लगेगा। अब सी क्या कहता है? कहता है इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटर्मिनेबल अंडर क्लॉज ए और क्लॉज बी। कह रहा है ए और बी दोनों में डिटर्मिन नहीं हो पा रहा है। ए में क्यों नहीं हो पा रहा है? नए वाले मोबाइल की वैल्यू नहीं पता है। बी भी नहीं हो पा रहा है, क्यों? पुराने वाले मोबाइल की भी वैल्यू नहीं पता है। हमसे पूछा एक बात बताओ, नए मोबाइल की वैल्यू क्या है? मैंने कहा नहीं पता। उसने कहा अच्छा तुम जो दे रहे हो वो क्या दे रहे हो? हमने कहा कि 10,000 रुपया और पुराना मोबाइल। कहा पुराने मोबाइल की वैल्यू बताओ। हमको नहीं पता। क्यों? क्योंकि पहली बार पुराना मोबाइल भी बेच रहे हैं, नहीं पता। ऐसा पुराना मोबाइल आज तक बिका ही नहीं है।
तो मुझे नया मोबाइल भी नहीं पता, पुराने मोबाइल की भी कीमत नहीं पता, अब क्या करें? कहता है सुनिए अब बताते हैं क्या करेंगे। बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ ऑफ द लाइक काइंड इन क्वालिटी। कह रहा है ये नए मोबाइल के जैसा कोई मोबाइल है? हाँ, एक मोबाइल मार्केट में है इसके जैसा, लाइक काइंड इन क्वालिटी। कह रहा है उसकी वैल्यू कितनी है? मैंने कहा उसकी है 18,500 रुपए। कहा 18,500 रुपए जीएसटी लगेगा। एक एक बात ध्यान रखना है, बिगड़ना नहीं चाहिए सिस्टम। सबसे पहले जीएसटी के लिए क्या देखा जाता है? जो मोबाइल हम खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू। अच्छा नहीं पता तब? तो जो बेच रहे हो ना, जो दे रहे हो उस मोबाइल की वैल्यू, और जो पैसा दे रहे हो दोनों जोड़ो। अच्छा, जो दे रहे हैं उसका भी नहीं पता। अच्छा, तो अब नए मोबाइल के जैसा कोई मोबाइल है लाइक काइंड इन क्वालिटी का? हाँ, एक मार्केट में आता है बिल्कुल वैसा ही सेम फीचर वाला मोबाइल, उसका कितना? 18,500। अच्छा, तो फिर इस मोबाइल की वैल्यू भी कितनी मान ली जाएगी? 18,500। अच्छा, ये सब पंगा क्यों हो रहा है? सब पंगा इसलिए हो रहा है क्योंकि बदले में आप पूरा पैसा नहीं दे रहे हो, बदले में आप पुराना मोबाइल दे रहे हो एक साथ में। अगर पुराना मोबाइल ना दे रहे होते तो क्या ये सब पंगा होता? नहीं। फिर तो जितना पैसा दे रहे हैं वही क्या है? वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर मैंने एक मोबाइल लिया, बदले में 4,000 रुपया दिया, वो मोबाइल भले 40,000 का भी बिकता है, एक बात बताइए जीएसटी कितने पे लगेगा? 4,000। तो भाई मनी अगर हम सिर्फ दे रहे होते तब तो ये सब पंगा ही नहीं होता। ये तो साथ में मोबाइल पुराना चिपक जाने की वजह से आफत है। डी, if the value is not determinable under clause A, B और C। अब सुनिए कितनी भयंकर कहानी बोल रहा है। कह रहा है नए वाले मोबाइल की आपको वैल्यू नहीं पता, पुराना जो दे रहे हो वो भी नहीं पता, और C में जो बताया गया था मतलब उससे मिलता जुलता मोबाइल भी मार्केट में नहीं है। क्या गजब की चीज मार्केट में आई है। नया वाला मोबाइल आज पहली बार बिक रहा है, वैल्यू नहीं पता। जो मैं बदले में मोबाइल पुराना दे रहा हूं उसकी वैल्यू नहीं पता, क्योंकि आज पहली बार ऐसा पुराना मोबाइल बिक रहा है। जो नया मोबाइल है उसके जैसा मार्केट में कोई दूसरा मोबाइल ही नहीं है। अब क्या करें? Be the sum total of consideration in money and such further amount of money that is equivalent to the consideration not in money as determined by the application of rule 30 और 31। तो आप सीधे यहां पे याद कर लीजिए कि अगर A, B, C ये नहीं लग पाया तो हम लगाएंगे रूल 30 या फिर रूल 31। रूल 30 क्या है? रूल 30 कहता है कॉस्ट प्लस 10%। कहता है एक बात बताओ, तुम कितने में बनाए हो मोबाइल? अब मैं सप्लाई जो कर रहा हूं ना, कितने का है ये? मैंने कहा कि ये मोबाइल बैठा है मुझे 15,000 रुपए का, तो कहता है 10% पे जोड़ो, 10% 1,500 रुपए और जोड़ दो, 16,500 रुपए वैल्यू सप्लाई है। कॉस्ट प्लस 10%। जब एकदम रास्ता बंद हो जाए ना सारा, तो कॉस्ट प्लस 10%। ठीक है। या फिर रूल 31। रूल 31 तो महान सुभान अल्लाह रूल है। ये कहता है रीजनेबल मीन्स। अब आप देखिए कितने बदमाश हो। आप कह रहे हो मुझे कॉस्ट भी नहीं पता, कह रहे हो मुझे कॉस्ट भी नहीं पता, कितने का बना है ये भी नहीं मालूम। तो गवर्नमेंट कह रही है भाई साहब जीएसटी चाहिए, मजाक मत करो मेरे साथ। कह रहा है रीजनेबल मीन्स कोई भी रास्ते से कुछ भी करो, ठीक है, कुछ दिमाग लगाओ, कोई वैल्यू निकालो, जीएसटी दो उस पे। आखिरी में जब एकदम तंग आ गई ना गवर्नमेंट कही नया मोबाइल कितने का, कितनी वैल्यू है? मैंने कहा कि नहीं मालूम, पहली बार बेच रहा हूं। कही अच्छा पुराना मोबाइल ले रहे हो उसकी वैल्यू बताओ, कि नहीं पहली बार ले रहा हूं मुझे नहीं पता। गवर्नमेंट कही अच्छा तुम्हारे जैसा दूसरा मोबाइल मार्केट में कुछ बिकता होगा वो कितने का है? मेरे जैसा मोबाइल तो और कोई बिकता ही नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है तुम्हारे बोलेपन की तो हद हो गई, जल्दी से बताओ अच्छा बनाए कितने का हो तुम मोबाइल? मैंने कहा बनाया कितना का हूं ये मुझे नहीं पता। गवर्नमेंट कह रही है बदतमीज कहीं के, जीएसटी तो लेना है ना मुझे। चल एक काम कर, रीजनेबल मीन्स कुछ भी दिमाग लगा, वैल्यू बता, जीएसटी चाहिए मुझे, जीएसटी चाहिए, कोई ना कोई वैल्यू बताओ। तो लास्ट में आता है रीजनेबल मीन्स सेक्शन 31। राइट। तो इतनी बात सबको समझ में आई ना? तो सेक्शन 27 और थोड़ा सा मैंने आपको 30 और 31 भी लगे हाथ बता दिया। ठीक है। अभी बीच में दो रूल और बच गए, कौन कौन से? 28 और 29। आइए चलिए देखते हैं हम लोग 28 29 इलस्ट्रेशन देखेंगे। चलिए एक बार रूल 27 का रिवीजन हो जाएगा। Where a new phone is supplied for 20,000 along with the exchange of an old phone। कहता है एक नया मोबाइल पुरानी मोबाइल देने पे 20,000 में मिलता है। एक नया मोबाइल पुराना मोबाइल देने पे 20,000 का मिलता है। अच्छा,
एंड द प्राइस ऑफ न्यू फोन विदाउट एक्सचेंज इज 24,000। अगर पुराना मोबाइल नहीं दोगे तो 24,000 का मिलेगा। ठीक है, तो नए फोन की वैल्यू क्या है, जल्दी बताइए, नए फोन की वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? ओपन मार्केट वैल्यू। सबसे पहले यही होता है कितने का बेचते हो। ठीक है, 24,000 रुपया। ठीक है ना। फिर है वेयर ए लैपटॉप इज सप्लाइड फॉर 40,000 along with the barter of printer that is manufactured by the recipient। कह रहा है एक लैपटॉप 40,000 रुपए में दिया जा रहा है, बदले में एक प्रिंटर भी लिया जा रहा है, मतलब कंप्यूटर दिया गया, बदले में एक प्रिंटर और 40,000 रुपया लिया गया। अच्छा, एंड द वैल्यू ऑफ प्रिंटर नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई इज 4,000। प्रिंटर की वैल्यू 4,000 रुपए की है, बट द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द लैपटॉप इज नॉट नोन। लैपटॉप की ओपन मार्केट वैल्यू जो चीज बेची जा रही है, आउटवर्ड सप्लाई जो है, उसकी वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो लैपटॉप की वैल्यू क्या मानी जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लैपटॉप क्या होगा? तो सबसे पहले तो होता है ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द सप्लाई मेड। तो लैपटॉप की हमको वैल्यू नहीं पता है, तो फिर जो आ रहा है, आ क्या रहा है, 40,000 रुपया और 4,000 रुपए का प्रिंटर मिला के 44,000 रुपए, वही वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लैपटॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में मैं एक बात और लिख देता, कहता कि 40,000 रुपया आ रहा है, 4,000 रुपए का प्रिंटर आ रहा है, लेकिन ओपन मार्केट वैल्यू लैपटॉप की 45,000 रुपया है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होता? तब तो 45,000 ही होता। Value of supply of goods or services or both between distinct or related person other than through an agent। Value of supply of goods or services or both between distinct person or related person other than through an agent। अगर सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन हो रही है तब क्या होगा? The value of supply of goods or services of both between distinct person specified in subsection 4 or 5 or section 25, or where the supplier and recipient are related other than where the supply is made through an agent shall be। अगर रिलेटेड पर्सन के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कह रहा है कि सबसे पहले हम क्या लेंगे? ओपन मार्केट वैल्यू। अच्छा, डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच ध्यान दीजिएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में तो क्या होता है, कभी कभी कंसल्टेशन होता ही नहीं है। हम एक ब्रांच से अपनी दूसरी ब्रांच में, व्हाट इज डिस्टिंक्ट पर्सन? अगर एक पैन पे मेरे 4 रजिस्ट्रेशन है तो चारों रजिस्ट्रेशन आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाते हैं, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ तो कंसिडरेशन होता भी नहीं है। ठीक है, और रिलेटेड पर्सन आपने पढ़ा ही था शेड्यूल 1 में, डिस्टिंक्ट भी वहीं पे पढ़ा था आपने। तो सबसे पहले कह रहा है ओपन मार्केट वैल्यू लिया जाएगा। इफ द ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। सबसे पहले कह रहा है कि ओपन मार्केट वैल्यू देखा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये नहीं कह रहा है कि जो सामान दे रहे हो, जो पैसा दे रहे हो, उसकी वैल्यू। क्यों? क्योंकि अरे डिस्ट्रिक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन के बीच तो हो सकता है कुछ दिया ही नहीं जा रहा है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इसलिए पहले कह रहा है कि जो सामान ले रहे हो उसकी ओपन मार्केट वैल्यू, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो सीधे लाइक काइंड एंड क्वालिटी, सीधे लाइक काइंड एंड क्वालिटी। आपको याद है रूल नंबर 27 में पॉइंट नंबर ए यही था, लेकिन उसके बाद ये जो पॉइंट नंबर बी यहां पे है, वहां पे पॉइंट नंबर सी था, बीच में एक दूसरा पॉइंट था कि जो पैसा दे रहे हो और जो सामान दे रहे हो उसकी वैल्यू। ठीक है, यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे सीधे लाइक काइंड एंड क्वालिटी आ गया। और अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो रूल 30 या 31 लग जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे कहता है कि आप डिस्ट्रिक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन के केस में इनवॉइस पे जितना लिख दोगे ना, हम उसको ओपन मार्केट वैल्यू ले लेंगे, उसमें कोई लड़ाई दंगा नहीं करेंगे। मैं आपको बताता हूं क्यों, एक्चुअली है क्या, समझने की कोशिश कीजिए इस बात को। अगर हम डिस्टिंक्ट पर्सन को माल देते हैं, ठीक है, और उसको पूरी पूरी आईटीसी मिल ही जाएगी, तो एक बात बताइए, अगर हम वैल्यू ऑफ सप्लाई 500 रुपया का जीएसटी लगा के उसको माल दें, या वैल्यू ऑफ सप्लाई 800 रुपए का जीएसटी लगा के दें, कोई बहुत ज्यादा पंगा तो है नहीं इसमें। जितना जीएसटी हम लेंगे उतने जीएसटी की उसको क्रेडिट मिल जाएगी। तो अगर हम थोड़ी सी वैल्यू ऑफ सप्लाई कम भी कर देंगे तो सरकार कह रही है इसमें कौन सा राज अग्रवाल ने चोरी कर ली। अगर मैं वैल्यू ऑफ सप्लाई कम भी दिखा देता हूं तो क्या चोरी कर ली मैंने।
मैंने अगर जीएसटी कम ली तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी तो कम मिली, जितना जीएसटी लेते हैं उतनी उसको क्रेडिट मिल जाती है। तो क्या मेरा चोरी करने का कोई इरादा है यहां? नहीं। अगर थोड़ा बहुत कम भी दिखा दिए तो सरकार कहती है फर्क नहीं पड़ता यार, कौन सा डिस्टिंक्ट पर्सन से जीएसटी हम लेते हैं एक्चुअल में, डिस्टिंक्ट पर्सन से कौन सा जीएसटी हम लेते हैं एक्चुअल में? सरकार तो लेती नहीं है। सरकार हमसे कहती है कि डिस्ट्रिक्ट पर्सन को सप्लाई करते समय जितना जीएसटी लोगे उतना उस डिस्ट्रिक्ट पर्सन को क्रेडिट दे देगी सरकार। तो यहां पे एक बात और लिखी गई है कि प्रोवाइडेड वेयर द रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेकिन रेसिपिएंट को आईटीसी मिलती है तब ये बात लागू होती है, क्योंकि आईटीसी नहीं मिलती होगी तब तो हम चोरी करने की कोशिश करेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई कम दिखा के कम जीएसटी ले, क्योंकि उसको तो क्रेडिट मिलेगी नहीं। तो बात वहां पे हो रही है कि अगर रेसिपिएंट को पूरी आईटीसी मिलती है तो वैल्यू ऑफ डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस शैल बी डीम्ड टू बी द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो आप इनवॉइस में दिखा देंगे वही ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे। आप कम भी दिखा दोगे कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे, ये समझिए। तो रूल 27 था व्हेन प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, और रूल 28 क्या है? व्हेन द सप्लाई इज बिटवीन रिलेटेड एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है। रूल 29, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव्ड थ्रू एन एजेंट। वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड थ्रू एन एजेंट। देखिए ये क्या कहानी है, मैं आपको समझाऊं। देखिए ये है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल माल दे रहा है एजेंट को और एजेंट फर्दर माल दे रहा है कस्टमर को। ठीक है। प्रिंसिपल ने एजेंट को माल दिया, मान लेते हैं 500 रुपए में, और एजेंट ने कस्टमर को माल दिया, मान लेते हैं 600 रुपए में। एक बात बताइए, गवर्नमेंट को डाउट कहां पे हो रहा होगा? ये प्रिंसिपल एजेंट भी रिलेटेड पर्सन कहलाते हैं ना, प्रिंसिपल एजेंट रिलेटेड है, याद है ना? दे आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड काइंड ऑफ पर्सन। तो रूल 29 है, मतलब रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन नहीं, मतलब आर दे, मतलब ग्रामेटिकली अगर हम बात करें तो इनमें कोई ऐसा संबंध है कि नहीं है जहां पे ये मैनिपुलेशन कर सकते हैं। हाँ, गवर्नमेंट को डाउट कौन से ट्रांजैक्शन पे? ये प्रिंसिपल जो एजेंट को 500 रुपए में दे रहा है इस पे डाउट है। ये एजेंट फर्दर कस्टमर को 600 रुपए में बेच रहा है, इस पे डाउट नहीं है। तो इस वैल्यू ऑफ सप्लाई को कितनी मानी जाएगी, ये सेक्शन 29 में बताया गया है कि प्रिंसिपल एजेंट को जितने में देगा वो नहीं मानेंगे, हम रूल्स देखेंगे और रूल्स के हिसाब से हम बताएंगे कि वैल्यू कितनी होगी। क्या है देखिए, द वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट शैल बी द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स बीइंग सप्लाइड, और at the option of the supplier B 90% of the price charged for the value of supply for the supply of goods of like kind and quality by the recipient to his customer not being related person where the goods are intended for further supply by the said recipient. कहता है कि जो प्राइस 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय द रेसिपिएंट टू द कस्टमर, रेसिपिएंट कस्टमर को कितने में दे रहा है, मतलब ये एजेंट कस्टमर को जितने में दे रहा है इसका 90%, मतलब ये 500 रुपए की वैल्यू क्या मानी जाएगी? कहता है 90% ऑफ 600 या फिर ओपन मार्केट वैल्यू। अब ओपन मार्केट वैल्यू किसको कहा जाएगा? मान लीजिए ये एजेंट किसी दूसरे सप्लायर से भी माल खरीदता है, ठीक है, और वो सप्लायर इसको देता है 550 रुपए में माल, तो प्रिंसिपल जो माल दे रहा है उसकी ओपन मार्केट वैल्यू हो गई 550, और एजेंट जितने में कस्टमर को बेच रहा है उसका 90% हो गया 540। इन दोनों में से जो चाहे जो ले लिया जाएगा। तो ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई प्रिंसिपल कम लेना पसंद करेगा ताकि जीएसटी कम लगे। ठीक है, तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी यहां पे? 540 रुपया। मैं फिर से बोल दूं, प्रिंसिपल एजेंट को जब भी कोई सप्लाई कर रहा है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी लोअर ऑफ द फॉलोइंग टू। पहला, वो एजेंट फर्दर जितने में माल बेच रहा है उसका 90%। देखिए क्यों 90% दिया जा रहा है?
बेसिकली ये समझा जा रहा है कि 10% प्रॉफिट तो एजेंट भी कमा ही रहा होगा ना, जितने भी माल लिया होगा कम से कम 10% तो कमाता ही होगा ना, ठीक है। तो अगर 600 रुपए में बेच रहा है तो 540 में लिया होगा, ये मान लेते हैं। और या फिर वो दूसरों से कितने में लेता है, 550, तो वो मान ले रहे हैं, जो अच्छा लगे वो मान लीजिए, ठीक है। इस पे डाउट है गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है हो सकता है ये 200 रुपए दिखा रहा हो, ये 100 रुपए दिखा रहा हो, ये नहीं मानेंगे। B, where the value of supply is not determinable under clause A, the same shall be determined by application of rule 30 or 31 in that order. और अगर ये काम नहीं हो पाया, ये आप नहीं लगा पाए, ठीक है, कब नहीं लगा पाओगे, देखिए ध्यान से सुनिए। अगर मान लीजिए ये एजेंट फर्दर बेचता ही नहीं है किसी को, ऐसा हो सकता है कि नहीं, ये एजेंट खुद ही कंज्यूम कर लेता है। जैसे ये एजेंट बटन खरीदता है और बटन खरीद के उससे शर्ट बना देता है, बटन बेचता ही नहीं है, शर्ट बेचता है ना ये तो ये तो बेचता ही नहीं है किसी को बटन, हो सकता है कि नहीं भाई, ये बटन खरीदता है मानते हैं, लेकिन ये बटन बेचता नहीं है। आप कहोगे तब करता क्या है, भाई साहब ये बटन का शर्ट बना देता है, सारी शर्ट में कंज्यूम करा देता है, बटन बेचता कहां है, तो फिर तो ये बात आई ही नहीं है। दूसरा, ये किसी और से कुछ खरीदता ही नहीं है बटन, तब भाई प्रिंसिपल एजेंट को जो माल दे रहा है वो कैसे वैल्यू की जाएगी। तो अब कहता है रूल 30 या 31 लगाया जाएगा। रूल 30 होता है कॉस्ट प्लस 10%, रूल 31 होता है रीजनेबल मीन्स, कुछ भी लगा दो। आया सबको समझ में? इलस्ट्रेशन देखिए, where a principal supplies groundnut to his agent and the agent is supplying groundnut of the like kind and quality in subsequent supplies at a price of 5000 per quintal on the day of supply. मैं यहां पे डायग्राम बना के बोलूं आपको, देखिए प्रिंसिपल, ये रहा एजेंट और ये रहा कस्टमर। प्रिंसिपल ने एजेंट को माल दिया, एजेंट ने कस्टमर को माल दिया, ठीक है। ये 5000 रुपए कौन किसको दे रहा है बता सकते हो? सुनो, where the principal supplies groundnut to his agent, प्रिंसिपल ग्राउंडनट देता है एजेंट को और एजेंट सप्लाई करता है ग्राउंडनट लाइक काइंड एंड क्वालिटी का सब्सिक्वेंट सप्लाई में 5000 रुपए में। एजेंट सप्लाई कितने में करता है ये बता रहा है, 5000 रुपए में। Another independent supplier is supplying groundnut of like kind and quality to the said agent at a price of 4550। एक दूसरा सप्लायर भी है जो इस एजेंट को माल देता है, कितने में कह रहा है, 4550 में देता है। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय द प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल ने जो एजेंट को माल दिया है वो कितना लिया जाएगा, तो कितने में माना जाता है मालूम है ना, ये जो सप्लाई हो रही है ये क्या मानी जाती है, जितने में एजेंट ने बेचा उसका 90%, 5000 का 90%, या फिर जितने में एजेंट किसी दूसरे से खरीद रहा है, ये कितना है 4550। दोनों में से जो कम है वो आप ले सकते हो, तो ये हुआ 4500 और ये हो गया 4550, तो 4500 मान लेते हैं, तो 4500 ये हो गया वैल्यू ऑफ सप्लाई। समझ में आया ना सबको? Rule 30, value of supply of goods or services are both based on cost। रूल 30 तो सिंपल सी बात है, जहां पे भी हम लोग नहीं रूल को लगा पा रहे हैं तो लास्ट में यही बोलता है रूल 30 लगा दीजिए, कॉस्ट प्लस 10%। कॉस्ट प्लस 10% मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 110% कर लो। The value of supply of goods or services of both is not determinable by any of the preceding rules. The value shall be 110% of the cost of production or manufacture or cost of acquisition of such goods or cost of provision of such services. So 110% of cost of production और मैन्युफैक्चर कर दीजिए अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और अगर आप ट्रेडर हैं तो जितने में खरीदे उसका 110%। भाई 110% करना है। अगर मैन्युफैक्चरर हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर का 110% कर दो, और अगर आप ट्रेडर हो तो जो आपकी खरीदारी की कॉस्ट है, मतलब जितने में आपने परचेज किया उसका 110% कर दीजिए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रूल 27, 28, 29, 30 एंड 30 तक हम लोग ने देखा है, ठीक है। 31
31 भी आपको दिखा देता हूं, तो इससे एक कंटिन्यूटी मेंटेन हो जाएगी हमारी। 31 क्या है? रेजिडुअल, जिसमें कुछ लिखा ही नहीं है। कहता है कि अगर आप 27 से 30 ऑप्ट नहीं कर पाते हैं, 27 से 30 ऑप्ट नहीं कर पाते हैं, तो कोई भी रीजनेबल मीन से आप वैल्यूएशन कर दीजिए, मतलब कुछ दिमाग लगा के आप वैल्यू कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, सर्विसेज के केस में कह रहा है आप बिना 30 के भी सीधे 31 पे आ सकते हैं। देखिए सर्विसेज में क्या होता है ना, जब हम माल बेचते हैं तो उसकी कॉस्ट होती है, सर्विसेज की कोई कॉस्ट नहीं होती। बहुत सारी सर्विसेज की कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। हम 50,000 रुपए ले रहे हैं लेकिन उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। जैसे हम कंसल्टेंसी देते हैं, किसी ने मुझसे फोन करके पूछा साहब इस पे टैक्स कैसे लगेगा, कैसे बचाया जा सकता है, मैंने फोन पे बात बताई कि ऐसे ऐसे टैक्स बचाया जा सकता है, और इस बात के मैंने पता है उससे कितने लिए, 50,000 रुपए। अब आप मुझसे पूछोगे कितना खर्चा लगा इस बताने का, भैया खर्चा तो कुछ नहीं लगा, मेरे दिमाग है, मैंने उसको बताया और पैसे मिले मुझे। खर्चा क्या लगा इसका, कुछ भी लगा क्या? उसने फोन किया, मुझसे पूछा, मैंने बताया, मैंने बोला 50,000 रुपए दो इस बात के। तो सर्विसेज में कॉस्ट पे 10% जोड़ देने वाली बात कभी कभी नहीं लगती है सर्विसेज के केस में। तो गवर्नमेंट कह रही है कि सर्विसेज का केस होगा तो 30 डाल जाना, सीधे 31 पे भी आ जाना, ठीक है। हाँ, अब जिस सर्विस में कॉस्ट वॉस्ट लगती है तो वो अकॉर्डिंगली, अब जैसे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं तो उसकी कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो वहां पे 10% जोड़ के भी आप कर सकते हो। बट कुछ सर्विसेज के केस में आप सीधे छलांग मार के 31 पे भी आ सकते हो, ठीक है। तो यू हैव रेड 27, 28, 29, 30, 31, राइट। विल स्टॉप हियर।